सुमन और वीर की एक बेटी थी कविता। कविता को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। अब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे और अपने माँ पापा की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। कविता अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन सुमन बोली, सुनो जी, कविता की 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, इसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। वीर, हाँ सुमन, सही कहती हो। कविता कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई है। कविता ने अपने माँ और बाबूजी की बात सुन ली। वह पास आकर बोली, कविता, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी पर आश्रित रहूँगी। फिर कैसे हुई मेरी ज़िंदगी खराब? सुमन बोलती है, मन छोटा मत कर बेटी, किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आंखों की तारा है। कविता बोलती है, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर कविता की पढ़ाई पूरी हो गई, उधर वीर कविता के लिए लड़का ढूंढने लगा। कविता के लिए रेस का रिश्ता आया। रेस रसायन फैक्ट्री में काम करता था। रेस अपनी माँ और अपने पिता के साथ कविता के घर देखने गया। मुकेश, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। रेस बोला, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूँगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। रमा, बेटा, तेरी जिंदगी जो भी फैसला सोच समझ कर लेना। रेस बोलता है, देखिए सविता जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी हैं? कविता बोलती है, परेश जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? रेस बोलता है, कविता जी, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। कविता बोली, अगर आप तैयार हैं तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसे जीवन साथी मिलेगा। कविता और रेस की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा यही थी कि बड़ी भाग्यशाली है कविता, जो दिव्यांग होते भी उसे इतना अच्छा पति मिला। रमा, बहुत आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठती। कविता बोलती है, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिएगा। रामा हैरान थी कि एक पैर खराब होती हुई सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह कविता ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। कविता से सभी बहुत खुश थे। रमा, परेश, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मैं अपने बेटे की ज़िंदगी खराब ना हो जाए। रेस, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो कविता को अपनी बेटी की तरह रखना। रमा बोलती है, चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशी को जैसे किसी की नज़र लग गई। रेस की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें रेस भी शामिल था। जब ये खबर रेस के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया, लेकिन कविता तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह रेस को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू रो ले, रेस वह मर गया है, अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, तो विधवा हो गई है। विधवा, इस तरह की बातें सोचकर कविता फूट फूट कर रोने लगी। कविता रोते हुए बोली, उठो रेस, आंखें खोलो, मैं अकेले किसके सहारे जीऊँगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? रेस का अंतिम संस्कार हो गया और कविता के अरमानों का भी। रमा, अरे क्या बहू, सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी है तुमने? कविता, माँ, सबने कहा है कि मेरे जीवन के सब रंग परेश के साथ ही चले गए हैं, अब मुझे सफ़ेद साड़ी ही पहननी है। रमा, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ, आज से तुम कभी भी सफ़ेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही शोक से गुजर गए। सुमन और वीर कविता को लेने के लिए आए। सुमन, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे कटेगी, इसीलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। रमा, देखिए समधन जी, कविता कहीं नहीं जाएगी, आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन अब हमारे ही भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। कहते हुए रमा ने कविता को गले से लगा लिया। मुकेश, हाँ समधन जी, रमा सही कह रही है, हम कविता को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। आप चिंता मत करना, हम अपनी कविता को पलकों पर बिठा कर रखेंगे।
कविता बोलती है, माँ बाबूजी परेश इनके इकलौते बेटे थे, अब वो नहीं हैं, तो ऐसे में मैं भी इनको छोड़कर चली जाऊं, ये सही नहीं है। मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूंगी। कविता के माँ बाबूजी चले जाते हैं। अब कविता अकेली थी। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात गौरव से हुई, जो समय समय पर सविता की पढ़ाई में मदद करता था। गौरव और मुकेश के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में परेश के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। गौरव इंजीनियर था और बड़ा ही सलीन स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगीं। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है, ये सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, वन संवर कर काले जाती है, बेचारे रमा और मुकेश का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब परेश नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन कविता को किसी की बातों पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके पास सास ससुर उसके साथ थे। रमा जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो वह तड़प उठती थी, रोने लगती थी। कविता ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे में वह एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। रमा बोली, सुनो परेश के पापा, हमारी सविता एक टीचर बन गई है। लोग न जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं। हम अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मुकेश कहता है, सही कह रही हो रमा, विधवा है, अनाथ नहीं जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। मुकेश ने जब अपनी बहू की रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से की, तब लोग कहे, अरे मुकेश तू पागल तो नहीं हो गया, विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू? मुकेश बोलता है, हाँ मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, उसकी ज़िंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी गौरव ने आग करके कहा। गौरव बोला, अंकल अगर आप सविता के काबिल समझे तो मैं आपकी बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुकेश, गौरव तुम? गौरव बोला, हाँ मैं। मुकेश, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है। मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी मुकेश घर आकर सविता से कहता है, सविता बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी की अधूरे सपने को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी गौरव से करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? सविता बोलती है, पिताजी परेश की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई कर नहीं सकता। आपका फैसला मेरे सराखों पर है, जैसा आप कहें मुझे मंजूर है। और फिर सविता और गौरव की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे।